हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग पहला के व्याकरण भाग में से अगला सवाल। सवाल क्रिया से जुड़ा हुआ है। सवाल इस प्रकार से आ सकता है, क्रिया की परिभाषा देते हुए इसके भेदों उपभेदों पर चर्चा कीजिए, अथवा क्रिया की उदाहरण सहित परिभाषा देते हुए इसके भेदों का उल्लेख कीजिए। आइए देखते हैं कि क्रिया क्या है। जिस विकारी शब्द से किसी काम के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, राम ने पत्र लिखा, गीता गीत गाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं। इन वाक्यों में पढ़ना, लिखा, गाती, जाते आदि शब्दों में किसी न किसी क्रिया के होने का बोध है, अतः ये सब क्रिया पद हैं। क्रिया के भेद। हिंदी में मुख्यतः क्रिया के दो भेद स्वीकार किए गए हैं। नंबर 1 पे है सकर्मक क्रिया और नंबर 2 पे है अकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़ के कर्म पर पड़ता हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है। इन दोनों वाक्यों में पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पर और लिखने का पत्र पर दिखाई देता है, अतः यह दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं। नंबर 2 है अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता, अतः क्रिया का व्यापार और फल कर्ता में ही पाया जाता है। जैसे मोहन पढ़ता है, सोहन सोया है। इन दोनों वाक्यों में पढ़ता है और सोया है अकर्मक क्रियाएं हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है कि इनकी पहचान कैसे रखी जाए। यदि हम क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नों के माध्यम से सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान करें तो ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे यदि इन प्रश्नों का कोई उत्तर मिलता हो तो समझना चाहिए कि यह क्रिया जो है सकर्मक क्रिया है, और यदि उत्तर नहीं मिलता तो समझना चाहिए कि यह अकर्मक क्रिया है। उदाहरण के लिए पहला वाक्य है कि मोहन पढ़ता है और दूसरा वाक्य है मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पहले वाक्य को यदि प्रश्न में देखा जाए तो मोहन क्या पढ़ता है सवाल बन जाता है, और उत्तर में हमें कुछ स्पष्ट नहीं होता, अर्थात कि ये अकर्मक क्रिया है। और यदि दूसरा वाक्य देखें तो वहाँ पर यही सवाल करें कि मोहन क्या पढ़ता है, तो हम कहेंगे मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर पुस्तक जो है वो एक उत्तर के रूप में आ गई और ये एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण बन जाता है। आइए देखते हैं अब इनके उपभेद कौन कौन से हैं। सकर्मक क्रिया के जो भेद हैं वह प्रायः 3 स्वीकार किए गए हैं, जिन्हें एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहा जाता है। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया में एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पुस्तक एक ही कर्म है। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम शाम को पत्र भेजता है। इस वाक्य में श्याम और पत्र दोनों कर्म हैं, अतः भेजता है द्विकर्मक क्रिया हुई। द्विकर्मक क्रिया में जिस कर्म के साथ को प्रसर्ग लगा हो वह गौण कर्म होता है, लेकिन जिसके साथ को प्रसर्ग नहीं होता वह मुख्य कर्म होता है। जैसे ऊपर वाले वाक्य में श्याम जो है वह गौण कर्म है और पत्र जो है वह मुख्य कर्म है। नंबर 3 पे है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ये वे क्रियाएं हैं जिनमें कर्म रहते हुए भी कर्म को किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, वरना अर्थपूर्ण नहीं हो पाता। जैसे मोहन सोहन को समझता है। अब क्या समझता है ये हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए यह वाक्य अधूरा रह गया। यदि हम इसे ऐसे कहें, मोहन सोहन को मूर्ख समझता है, तो ये बात हमें स्पष्ट हो जाएगी कि मूर्ख जो है वह एक पूरक शब्द है और वो उसके साथ आके अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं का उदाहरण बन जाते हैं। अब आता है अकर्मक क्रियाओं के भेद। प्रायः इसके भी 3 भेद स्वीकार किए गए हैं। सबसे पहला है
स्थित्यर्थक अकर्मक क्रियाएं, यह क्रियाएं बिना कर्म के पूर्ण अर्थ का बोध कराती हैं तथा कर्ता की स्थिर दशा का ज्ञान कराती हैं। जैसे प्रीत सिंह उस समय जाग रहा है, राम हंस रहा है। पहले वाक्य में जागने की दशा और दूसरे में हंसने की दशा है जो स्पष्ट होती है। नंबर 2 पे है गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं, यह क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ का ज्ञान कराती है तथा कर्ता की गत्यात्मक स्थिति का बोध भी हमें होता है। जैसे राजा पत्र लिख रहा है, रानी गीत गा रही है। यहाँ रहा है और रही है जो आ गए हैं, वह क्रिया के गति में होने का भी हमें परिमाण या परिणाम दे रहे हैं। नंबर 3 पे है अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं, ये वह अकर्मक क्रियाएं होती हैं जिनके प्रयोग के समय अर्थ की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द विशेष की आवश्यकता पड़ती है। पूरक शब्द के बिना वाक्य अथवा अर्थ अधूरा रहता है। जैसे मैं हूं, यह वाक्य कर्ता और क्रिया की दृष्टि से पूर्ण है किंतु अर्थ स्पष्ट नहीं है, अतः इसमें पूरक लगाने की आवश्यकता दिखाई देती है। जैसे मैं कहूं कि मैं भूखा हूं, इस प्रकार इसमें पूरक जो है वो भूखा लगने से वाक्य अपना अर्थ पा जाता है। अब आते हैं हम क्रिया के अन्य भेदों की ओर। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भी 3 भेद स्वीकार किए गए हैं। नंबर 1 पे प्रेरणार्थक क्रियाएं, नंबर 2 पे संयुक्त क्रियाएं और नंबर 3 पे नाम धातु क्रियाएं। आइए इन पे विचार करते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं, जिन क्रियाओं का कार्य कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य को प्रेरणा देकर करवाता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे सीता शीला से पत्र लिखवाती है, इस वाक्य में लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। नंबर 2 है हमारे पास संयुक्त क्रियाएं। संयुक्त क्रियाएं जो हैं किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती हैं, उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे राम परीक्षा दे चुका है, गीता गीत गा रही है, उसे पुस्तक ले जाने दो। इन वाक्यों में क्रमश देना और चुकना, गाना और रहना, लेना और जाना 2 क्रियाओं का मेल हुआ है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया और बाद की क्रिया या क्रियाएं हैं वो मौन रहती हैं। इन वाक्यों में क्रमश जैसे कि मुझे एक घड़ी लेने दो, वह गा नहीं सकता, राम घर गया होगा। इन वाक्यों में क्रमश लेना, गा और गया मुख्य क्रियाएं हैं तथा दो, सकता और होगा गौण क्रियाएं हैं। ये बात ध्यान देने वाली है कि संयुक्त क्रियाओं का निश्चित वाक्य के अर्थ के आधार पर किया जाना चाहिए। संयुक्त क्रिया का निश्चय जो करना है वो हमने वाक्य के अर्थ के आधार पर करना चाहिए, ना कि इस तरह से होना चाहिए। अब हमारे पास नंबर 3 पे आता है नाम धातु क्रियाएं। जो क्रियाएं मूल धातुओं के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं, उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना आदि। नाम धातु क्रियाएं जो हैं वो 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। सबसे पहले संज्ञा के शब्दों से, जैसे कि रंग से रंगना। फिर दूसरे पे नंबर पे है सर्वनाम के शब्दों से, जैसे अपना से अपनाना। फिर तीसरे नंबर पे है विशेषण के शब्दों से, जैसे गर्म से गरमाना। चौथे नंबर पे हमारे पास है अनुकरणवाची शब्दों से, जैसे हिन हिन से हिन हिनाना या खटखट से खटखटाना आदि। इस प्रकार हम देखते हैं विद्यार्थियों कि क्रियाओं के ये भेद हैं, लेकिन विद्वानों ने इसके अतिरिक्त भी क्रिया के कई भेद स्वीकार किए गए हैं, जिसे हम कर्म तथा रचना के आधार पर 4 भेदों में स्वीकार कर सकते हैं। ये हैं पूर्वकालिक क्रियाएं, तात्कालिक क्रियाएं, रंजक क्रियाएं और कृदंत क्रियाएं। आइए इन पर विचार करते हैं। पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती हैं? जब कर्ता किसी एक क्रिया को करने के तुरंत पश्चात दूसरी क्रिया करने में लग जाए तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस पहली वाली क्रिया को कहेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। जैसे उसने स्नान करके भोजन किया, इस वाक्य में स्नान करके भोजन करना ये बाद की क्रिया है और स्नान करना जो है वो पहले की क्रिया है, इसलिए वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है।
तात्कालिक क्रिया नंबर 2 जो है, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं हों और पहली क्रिया के कारण तुरंत दूसरी क्रिया हो तो उस पहली क्रिया को तात्कालिक क्रिया कहा जाएगा। जैसे गाड़ी की सीटी सुनते ही राम चल पड़ा। इस वाक्य में सुनते ही तात्कालिक क्रिया है, जिसके होते ही मुख्य क्रिया आरंभ हो गई। धातु के साथ ते ही लगाकर तात्कालिक क्रिया का निर्माण होता है। जैसे राम भोजन करते ही स्कूल पहुंच गया। अध्यापक के जाते ही बच्चों ने शोर मचा दिया। नंबर 3 पे है हमारे पास रंजक क्रियाएं। जो क्रियाएं मुख्य क्रियाओं से जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया में नवीनता और विशेषता उत्पन्न कर देती हैं तथा संयुक्त क्रिया से पहली क्रिया मुख्य तथा बाद में जुड़ने वाली क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है। जैसे नेवले ने सांप को मार डाला। मोहन उठकर खड़ा हो गया। सीता गाना गा सकी। तुम इधर आ जाओ। इन वाक्यों में डाला, कर, सक, जा आदि रंजक क्रियाएं हैं। नंबर 4 पे है कृदंत क्रियाएं। कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाली क्रियाएं कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। हिंदी में ये क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वर्तमानकालिक कृदंत क्रियाएं, जैसे खाता, पीता, सोता, हंसता आदि। नंबर 2 भूतकालिक कृदंत क्रियाएं, खाया, पिया, सोया, हंसा आदि। नंबर 3 पे है पूर्वकालिक कृदंत क्रियाएं, जैसे खाकर, पीकर, सोकर, हंसकर आदि। तो ये जो थे विद्यार्थी हमारे पास जो थे मुख्य रूप से क्रिया के अलग अलग रूपों में जो उनके भेद हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ध्यान देने योग्य ये है कि ये प्रश्न जो हमें आएगा उसमें हमने अकर्मक सकर्मक क्रियाओं के साथ साथ संरचना के आधार पर जो 3 भेद हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ये हमारे लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद विद्यार्थियों, जल्द मिलते हैं नए सवाल के साथ।